सुप्रभात। आज हम चंद बरदाई द्वारा रचित वीर रसात्मक काव्य पृथ्वीराज रासो के काव्य सौष्ठव की पर चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज रासो वीर रसात्मक तो है ही, इसके साथ ही इसमें श्रृंगार रस का भी पूर्ण परिपाक हुआ है। पृथ्वीराज रासो आदिकालीन रचनाओं में अपना विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पृथ्वीराज रासो एक विशालकाय ग्रंथ है जिसमें महाकाव्य के सभी लक्षण विद्यमान हैं, क्योंकि इसके काशी वाले संस्करण में 69 समय सर्ग हैं। इसका कथानक भारतीय राजाओं की वीरता, शौर्य संपन्न विजय एवं पराक्रमपूर्ण गौरव गाथा से अनुस्यूत है। इसमें श्रृंगार, वीर, शांत, अद्भुत, विभत्स आदि सभी रसों का आह्लादकारी वर्णन मिलता है, किंतु इसमें प्रधानता वीर एवं श्रृंगार रस की है। इसमें नाटक की सभी संधियां विद्यमान हैं। इसमें मंगलाचरण, खल निंदा, सज्जन प्रशंसा आदि का भी उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही इसमें संध्या, सूर्य, चंद्रमा, रात्रि, प्रदोष, यात्रा, युद्ध, तंत्र मंत्र आदि के वर्णनों की प्रचुरता है और ये सभी वर्णन अत्यंत चित्ताकर्षक है। इसका नामकरण इसके चरित्र नायक पृथ्वीराज के आधार पर किया गया है तथा शेष सर्गों के नाम घटना विशेष के आधार पर किए गए हैं। जैसे पद्मावती समय का नामकरण समुद्र शिखरगढ़ के यादव वंशी राजा विजयपाल की पुत्री पद्मावती के नाम के आधार पर किया गया है। यह ग्रंथ कवि की प्रौढ़ अनुभूति व उर्वर प्रतिभा का द्योतक है। इतिहास व कल्पना के मणिकांचन योग ने इस काव्य को और भी उत्कृष्ट बना दिया है। यह ग्रंथ राष्ट्रीय भावों को उद्बुद्ध करने तथा वीर भावनाओं को जागृत करने की महती प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए इस महाकाव्य की महत्ता सदैव अक्षुण्ण है। इसका गौरव चिरस्थायी है, इसका प्रभाव शाश्वत है और इन सभी विशेषताओं का मूल कारण इसका अद्वितीय काव्य सौष्ठव है, जो अत्यंत उन्नत एवं उच्च कोटि का है। तथा इस काव्य सौष्ठव को हम निम्नलिखित अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत विभक्त करके इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु जो है पृथ्वीराज रासो का वस्तु वर्णन। पृथ्वीराज रासो का विशाल कलेवर विभिन्न प्रकार के वस्तु वर्णनों से विभूषित है। इसमें वस्तु वर्णनों का ऐसा तांता लगा हुआ है कि पाठक कवि के उन वर्णनों में एक अद्भुत आनंद का अनुभव करता हुआ विचरण करता रहता है, मानो वह किसी विभिन्न पुष्पों से सुशोभित विशाल उद्यान में आनंद विभोर होकर घूम रहा हो। इसके वस्तु वर्णनों में भिन्नता है, सरसता है, विविधता है और विदग्धता भी है। इसमें कहीं विशाल नगरों के भव्य वर्णन है तो कहीं सरिता और सरोवरों से युक्त वन प्रदेश के सुरम्य वर्णन है, कहीं गंगा तट का आह्लादकारी वर्णन है तो कहीं यमुना तट के साथ साथ पनघट का अत्यंत स्वाभाविक चित्रण है। परंतु कवि ने अपने इन वस्तु वर्णनों में सबसे अधिक 3 वर्णनों को महत्व प्रदान किया है। वो 3 वर्णन इस प्रकार हैं। प्रथम है आखेट वर्णन, द्वितीय है युद्ध वर्णन और तृतीय है विवाह वर्णन। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं आखेट वर्णन। कविवर चंद ने रासों में पृथ्वीराज के आखेट खेलने का बड़ा ही सजीव एवं जीवंत चित्रण किया है। कवि ने लिखा है कि पृथ्वीराज शिकार खेलने में
पवन के समान फुर्तीले थे। उनके साथ प्रायः डोरी से बंधे हुए शिकारी कुत्ते जाया करते थे और वो आगे चलकर प्रत्येक शिकार को सूंघ कर ही भांप लिया करते थे। जिस समय पृथ्वीराज शिकार खेलने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया करते थे, उस समय पदाघात, धनुष, ढाल, दुंदुभी, रथों के पहिए, घोड़ों की हिनहिनाहट आदि से वन के मार्ग विपुल नाद से ध्वनित हो उठते थे। वन के कितने ही मृग इधर उधर फैल जाते थे और कितने ही दीन व कातर स्वर में चिल्लाने लगते थे। सारे वन में कोलाहल मच जाता था और सर्वत्र आतंक छा जाता था, क्योंकि पृथ्वीराज का जो व्यक्तित्व भव्य, गरिमामय और पराक्रमशाली व्यक्तित्व था, तो ये जो सारा चित्रण इसमें आखेट का किया जा रहा है वह उनके व्यक्तित्व के ही अनुकूल है। इतना ही नहीं, कवि ने शिकार के लिए राजा के साथ जाने वाले शिकारी कुत्तों, चीतों तथा पालतू हिरणों की संख्या तक का भी उल्लेख किया है कि पृथ्वीराज के साथ 1000 शिकारी कुत्ते, 100 चीते और 200 पालतू हिरण जाते थे, जो गति में मन और पवन को भी पीछे छोड़ देने वाले थे। इसका उदाहरण देखिए, इक्क सहस संग स्वान, इक्क सत चित्ते संग हर, उभय सत्य संग हरण, करत मन पवन सुरभंग। वे डरकर प्राणों के मोह में पड़ गए और प्राण बिछोह की आशा में आतुर हो गए। उनके हृदय में धड़कन बढ़ गई और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये पृथ्वीराज चौहान का जो था भय था। उनके मुख पर आंसुओं के बहने लगे। वे चकित होकर, देखते हुए दुख से परिपूर्ण होकर तथा सिकुड़कर अपनी राह पकड़ने लगे। भयभीत होकर पत्ते के खड़कने पर चमक उठते थे, मानो उस क्षण उनका चित्त अस्थिर हो गया। कुंवर पृथ्वीराज की शिकार क्रीड़ा से पशुगण पीपल के पत्ते के समान थर्राते थे। हह की हिरन हरियब, हेरी कातर रल रट्टिए, अप त्रास भय मोह विरह लगी चट्ट पट्टिए। इस प्रकार कवि ने सूक्ष्मता के साथ वन के जीव जंतुओं की स्थिति का अध्ययन करके आखेट के समय उनकी स्थिति का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है, जो अत्यंत स्वाभाविक है, क्योंकि चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के मंत्री तो थे ही, परम बाल सखा थे और परम मित्र थे। तो प्रत्येक स्थान पर जहां पर पृथ्वीराज जाते थे, चाहे वह युद्ध स्थल हो चाहे आखेट स्थल हो, तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद बरदाई भी रहते थे। तो चंद्र बरदाई ने इसमें आखेट के जो चित्र खींचे हैं, उनके वो आंखों देखा हाल था, जिसे उन्होंने शब्दबद्ध किया और काव्य रूप में उसे अभिव्यक्त किया। दूसरा और महत्वपूर्ण वर्णन है युद्ध वर्णन। कवि चंद बरदाई ने युद्ध वर्णन में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। इनके युद्ध वर्णन को पढ़कर ऐसा जान पड़ता है कि सारा रासो काव्य ही एक रण क्षेत्र है, जिसके प्रत्येक समय के अंतर्गत रणदुंदुभी व विजय घंट की घनघोर ध्वनि सुनाई पड़ती है। आपको ये बता दूं कि पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है, ये अलग अलग जो सर्गों में विभक्त किया है, उन सर्गों को समय नाम चंद बरदाई के द्वारा दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर समय शब्द का प्रयोग हो रहा है। कवि ने रासो काव्य में युद्ध वर्णन की तैयारी के साथ साथ व्यूह रचना का बड़ा ही अनुपम वर्णन किया है। उसने कहीं पर मयूर व्यूह के बनाने का उल्लेख किया है, तो कहीं चक्र व्यूह का। ऐसे ही कहीं पर गृह व्यूह का वर्णन किया है, तो कहीं पर गरुड़ व्यूह का। गरुड़ व्यूह का वर्णन करते हुए बज्जुन चालुक्य नामक समय में लिखा है कि कुरंग के गरुड़ व्यूह में पैरों के स्थान पर यादव व प्रतिहार थे। परमारों ने पूंछ का रूप धारण किया था। भट्टी राजा की वीर सेना ने पिंड और पांव के स्थान पर अधिकार जमाया था। पुंडिर राय जंघा की जगह था। हृदय, नाखून,
चोंच, आंख और जिह्वा पर कुरुम्भी सेना खड़ी थी। तो ये जो जिस प्रकार गरुड़ की शारीरिक संरचना होती है, उस गरुड़ की शारीरिक संरचना के आधार पर ही ये गरुड़ व्यूह की संरचना की जाती थी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि गरुड़ जब शिकार के लिए निकलता है तो उसकी आंख, उसके नाखून, उसकी चोंच और उसकी जिह्वा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके साथ ही उसके जो पैर हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इसी हिसाब से गरुड़ व्यूह के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान के द्वारा अपनी व्यूह रचना की जाती थी। और जो युद्ध कुशल सेनानायक और सैनिक होते थे उनको वहां पर स्थापित किया जाता था, जो यहाँ हमें देखने को मिलता है। हाथियों को कुचलने वाले वीर लोहा ने गर्दन और नेत्र ज्योति का स्थान ग्रहण किया था। इस प्रकार गरुड़ व्यूह की रचना करके पज्जुन ने नवीन छत्र धारण किया और उसका भाई बलिभद्र आगे बढ़कर शत्रुओं पर झपटा था। पग जद्दव परिहार पुच्छ पानार सुधारिये, भट्टी सेन विशंभ पिंड पाव अधिकारिये। कवि ने उक्त युद्ध वर्णन में कि जितनी सजीवता है, सारा वर्णन हृदय पर एक स्थायी प्रभाव स्थापित कर देता है, क्योंकि इसमें गत्यात्मकता है, स्वाभाविकता है और सजीवता है। सबसे परे सूक्ष्म निरीक्षण की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। इसी प्रकार पद्मावती समय में पृथ्वीराज और शहाबुद्दीन गौरी की सेना के मध्य का युद्ध वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक है। गही तेग चहुआन हिंदवान रान, गज्ज जूय परिकोप के हरि समान, करे रुंड मुंड करी कुंभ फारे, बरसुर सामंत हुम की गज भारे। इसमें युद्ध का जो भयानकता है उसका चित्र स्पृहणीय है। तीसरा वर्णन है विवाह का वर्णन, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने अनेक विवाह किए थे और तत्कालीन जो राजनीतिक उथल पुथल का समय था, तो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से ये कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए अपने सत्ता के अपने के प्रभाव को मनवाने का विवाह संबंध बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते थे। तो पृथ्वीराज रासों में आखेट व युद्ध के वर्णन के अतिरिक्त विवाहों का वर्णन भी बड़ी कुशलता के साथ चंद बरदाई के द्वारा किया गया है। यहाँ राजा पृथ्वीराज चौहान 10 राजकुमारियों से विवाह करते हैं और सभी विवाहों में लोक प्रचलित सभी लोकाचारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसी कारण इन विवाह वर्णन में गौरी गणेश पूजा से लेकर बारात, बारोठी, शास्त्रोच्चार, कन्यादान, भांवर, जोनार, दान, दहेज, विदा आदि सभी भारतीय वैवाहिक पद्धतियों का सांगोपांग वर्णन मिलता है। इच्छिनी विवाह के समय में कवि ने आबू राजवंशी सलख जेत्र के यहाँ पृथ्वीराज चौहान की बारात के आगमन का तथा वहां पर दरवाजे के समय बारोठी की रस्म का उल्लेख करते हुए लिखा है कि पृथ्वीराज के दूल्हा वेश में द्वार पर पहुंचने के बाद कन्या के पिता की ओर से कई दस्तूर किए गए, जिसमें मेघ के समान घोर गर्जना करने वाले गिरितुल्य मदोन्मत 5 हाथी, पवन से भी अधिक वेगवंत घोड़े, कटी प्रदेश तक लटकने वाली मणिजडित जनेऊ, नग जड़ित मुद्रिका तथा संकल हाथी पर चढ़ने के लिए सोने की बनी हुई छोटी छोटी नसेनियां तथा अन्य विविध वस्तुएं समधी को दी गई, जिन्हें देखकर सभी चकित रह गए। पंच हस्तिमद वही गिरंद गरूब गहरंत मेघ जनु, तुरिये 20 एराक तेज गन अग्नि पवन मनु, जर कमर जनेऊ हथ संकर नग मंडित, सत्थ सुखम परिकाल हेम तंतुनि 3 छंडित। पद्मावती समय में पद्मावती और पृथ्वीराज के विवाह का वर्णन बलि विप्र सोधे लगन
सुधी धरी परिठय, हर बासर मंडप बनाए करी भांवरी गंठी। ब्रह्म वेद उच्चरही होम चोरिजु प्रतिवर, पद्मावती दुल्हिन अनूप दूल्ह पृथ्वीराज नर। इस प्रकार कवि के विवाह वर्णनों को पढ़कर पता चलता है कि चंद बरदाई विवाह संबंधी तत्कालीन रीति रिवाजों से पूर्णतया और भली प्रकार परिचित थे। उन रीति रिवाजों का स्वरूप आज भी किंचित परिवर्तन के साथ उत्तर भारत में और विशेष रूप से राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। वो उसी रूप में थोड़े बहुत समय के अंतराल के साथ जो परिवर्तन आया है परंपराओं में, लोकाचारों में, तो उनके साथ वो आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। अतएव रासों के ये विवाह संबंधी वर्णन भारत की प्राचीन विवाह पद्धति के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के भी परिचायक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं।